तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों की। वो अवार्ड्स जिनके जरिए देश अपनी उन असाधारण हस्तियों को सलाम करता है जिन्होंने कुछ कमाल का काम किया हो। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि कोई भी देश अपने सबसे बेहतरीन लोगों को, अपने हीरोज को कैसे पहचानता है, कैसे उन्हें सम्मान देता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि वो देश किन मूल्यों को सबसे ऊपर रखता है। तो भारत ये कैसे करता है? भारत का जवाब है दो तरह के सम्मान। एक है भारत रत्न और दूसरा है पद्म अवार्ड्स का परिवार। और इनकी घोषणा कब होती है? हर साल गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले। ये टाइमिंग ही इसे और खास बना देती है ना? लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ये सारे अवार्ड्स एक बराबर नहीं है। इनमें सम्मान का एक बहुत ही साफ हायरार्की है, एक रैंकिंग है जो बताती है कि कौन सा सम्मान कितना बड़ा है। तो ये हायरार्की कैसी है? देखिए, सबसे ऊपर मतलब एकदम टॉप पर है भारत रत्न, ये शिखर है। इसके नीचे आते हैं पद्म अवार्ड्स के 3 लेवल। सबसे पहले पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और आखिर में पद्मश्री। ये एक सीढ़ी की तरह है जहां हर पायदान एक अलग लेवल का सम्मान दिखाता है। तो फिर फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, भारत रत्न दिया जाता है किसी भी फील्ड में एकदम असाधारण मतलब एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए। वहीं पद्म अवार्ड्स उन उपलब्धियों के लिए हैं जिनमें कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस का एक एलिमेंट शामिल हो। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि ये अवार्ड्स मिल किसे सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है? चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया हैं और किन किन क्षेत्रों की उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है। और जब हम फील्ड्स की बात करते हैं तो लिस्ट काफी लंबी और दिलचस्प है। इसमें आर्ट, सोशल वर्क, साइंस, बिजनेस, मेडिसिन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स सब कुछ शामिल है। यहाँ तक कि मानवाधिकार और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जैसे क्षेत्र भी। मतलब दायरा बहुत बड़ा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, प्रोफेशन, पद या लिंग का हो, इन अवार्ड्स के लिए पात्र है। ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि काबिलियत कहीं से भी आ सकती है। हाँ, लेकिन इसमें एक पेच है, एक एक्सेप्शन। ज्यादातर सरकारी कर्मचारी और इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs में काम करने वाले भी शामिल हैं, वो इन अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को इस नियम से छूट मिली है। ये इसलिए है ताकि ये अवार्ड्स मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र के बाहर के योगदान को पहचाने। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि किसी को चुनने का पूरा प्रोसेस क्या है, ये अवार्ड मिलता कैसे है, नॉमिनेशन से लेकर सेरेमनी तक का सफर कैसा होता है। चलिए देखते हैं। पद्म अवार्ड्स के लिए जो प्रोसेस है वो काफी ओपन है। मतलब कोई भी किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। अरे, लोग खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। इन सभी नॉमिनेशंस को एक हाई लेवल कमिटी देखती है जिसे प्रधानमंत्री बनाते हैं, और फिर फाइनल लिस्ट को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलती है। लेकिन भारत रत्न की कहानी बिल्कुल अलग है और यही इसे खास बनाता है। इसके लिए कोई पब्लिक नॉमिनेशन प्रोसेस नहीं होता। प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति को नाम की सिफारिश करते हैं। ये बात देश के सबसे बड़े सम्मान की खासियत को और भी बढ़ा देती है। तो चलिए अब जरा इस अवार्ड के मतलब और इसके पीछे के कुछ नियमों को समझते हैं। जब किसी को ये सम्मान मिलता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई 1954 में। एक मजेदार बात यह है कि पद्म अवार्ड्स को पहले पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग कहा जाता था। लेकिन बस एक साल बाद 1955 में इनके नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिए गए। हाँ, कुछ साल ऐसे भी रहे हैं जब ये अवार्ड्स दिए ही नहीं गए। एक और बात, ऐसा नहीं है कि हर साल जितने चाहे अवार्ड्स दे दिए जाएं। एक लिमिट है। एक साल में 120 से ज्यादा पद्म अवार्ड्स नहीं दिए जा सकते। और भारत रत्न के लिए तो ये लिमिट और भी सख्त है। एक साल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3। ये इन सम्मानों की एक्सक्लूसिविटी बनाए रखता है। और इस एक्सक्लूसिविटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1954 से लेकर आज तक सिर्फ 53 लोगों को भारत रत्न मिला है। सोचिए, ये कितना खास और चुनिंदा समूह है। तो जब किसी को ये सम्मान मिलता है तो उन्हें क्या दिया जाता है? उन्हें मिलती है एक सनद यानी एक सर्टिफिकेट जिस पर राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं। साथ में एक मेडल और उस मेडल का एक छोटा रूप भी जिसे वो खास मौकों पर पहन सकते हैं।
और ये सब दिया जाता है एक भव्य समारोह में, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में होता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी नियम पर। ये जो सम्मान है ये कोई टाइटल नहीं है, इसे कोई अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकता। ये नियम इस बात पर जोर देता है कि ये सम्मान किसी व्यक्ति को ऊंचा दर्जा देने के लिए नहीं, बल्कि उसके काम और सेवा को पहचानने के लिए है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर असली सम्मान तो खुद सेवा और काम में ही है, तो फिर इन राष्ट्रीय पुरस्कारों का असली मकसद क्या है? समाज के लिए इनका क्या महत्व है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन सम्मानों के गहरे अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।